इसको साउंड बोलेंगे इंग्लिश में, है ना? इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, इसी तरह अंडरलाइन करने वाले थे बट महनाज ने बोला कि मैम अभी आप पढ़ा दीजिए साइंस, फिर ये कल की तरह नहीं पढ़ पाती, तो मुझे लगा ज़्यादा ज़रूरी है। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि जो आपका पीरियड है वो समाप्त हो गया? पीरियड इन द सेंस कि जब आप कोई भी क्लास चलती रहती है, तो वो क्लास कैसे खत्म हो गई, आपको कैसे पता चलता है? आप सबको पता है कि एक पीरियड के बाद जनरली 5 और 6 होते हैं किसी भी क्लास में। कैसे? कैसे सपना? कैसे पता चलता है? मैम उस टाइम पे मतलब घंटी लगती है घंटी स्कूल में मैम, लगती लगती इतना है, टाइम हो तो गया हमें फिर। पता चल जाता है कि अब उस जो क्लास में टीचर थे, अब उनको जाना है और नेक्स्ट कोई आएँगे। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। कोई बेल बजाया तो आपको पता चल जाएगा, कोई खटखटाया उससे भी पता चल जाएगा। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। पदचाप इन द सेंस कि पैर की जो आवाज़ है, उससे भी आपको पता चल जाता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक जो लुका-छुपी का आप लोग खेल देखे होंगे। आपने लुका-छुपी का खेल खेला होगा जिसमें एक खिलाड़ी के आँखों पे पट्टी बाँध दी जाती है। हाँ, तो एक जो खिलाड़ी रहता है, जो बीच में रहता है, उसकी आँखों पे पट्टी बाँध दी जाती है और आस-पास में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। इस खेल में एक खिलाड़ी की आँखों पे पट्टी बाँध दी जाती है और अन्य जो खिलाड़ी है, उसे पकड़ना होता है। वो जो जो आँख जिसकी आँखों में पट्टी रहती है, वो दूसरे खिलाड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता है। आँखों पर पट्टी होने के बावजूद भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके पास में कोई है? कैसे पता चलता है? उसके पैरों की आवाज़ से। वो उस जिस समय उसकी आँखों पे पट्टी होती है, उसका माइंड और उसका कान ज़्यादा अलर्ट मोड में होता है कि इससे पता चलता है कि मेरे पास में कौन आया। और कई बार इस खेल में देखे होंगे, जिसकी आँखों पे पट्टी होती है ना, किसी को पकड़ लेता है। अब उसकी बारी आ जाती है ना? आप सब किए होंगे। मैंने तो यस ऐसा मैम। खेल खेला है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक-दूसरे से संपर्क करने में ये हमारी सहायता करता है। अगर एक-दूसरे से बात भी करना है, तो आपको ध्वनि मदद करता है। अब ध्वनि की वजह से ही आप एक-दूसरे से जान-पहचान हो, कंसल्ट हो, संपर्क को स्थापित कर पाते हैं। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। अपने आस-पास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। बहुत सारा ध्वनि सुनाई देगा, गाय का, बैल का, चिड़िया का, पक्षी का, बहुत सारे छोटे-छोटे एनिमल्स का। ठीक है? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? और कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा क्यों बहुत तेज़ या प्रबल होती हैं? इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिखाया गया बहुत सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, जिसको बजाने से आपको बहुत तरीके का तरह-तरह का ध्वनि उत्पन्न होगा। बांसुरी की अलग, सितार का अलग, हारमोनियम का अलग, तबला का अलग। तो इन सब चीज़ों को बजाने से भी आपको ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि जो है ना कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज नहीं रही हो, छू कर देखिए। जब आप वो बजता नहीं है तब आप छू के देखना, उसमें किसी तरीके का मूवमेंट नहीं रहता, वो बहुत शांत रहता है। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तब उसे छू के देखना। जब आप टन-टन बजाते हो ना, तो वो जो घंटा है ना, उसमें झनझनाहट सी एक महसूस होगी। जब वो बज रहा है उसके ऊपर हाथ रख के देखना, एक झनझनाहट आपको लगेगा कि उसके बेल के जो घंटा है, उसके पार्ट्स में, पूरे पार्ट्स में एक तरीके का कंपन महसूस होगा। कंपन ही बोलते हैं, जैसे आपके पैरों में भी कंपन होने लगता है कभी-कभी, जिसको आप खुद फील कर पाते हैं, वैसा ही होता है। हाँ। हाँ। धातु की एक प्लेट या कढ़ाई भी ले सकते हैं आप एक्टिविटीज़ को करने के लिए। इसे सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि ये किसी दीवार को ना छुए, जैसे बच्चे ने लटकाया है। और आपको कोशिश करनी है कि इस तरीके का जो लकड़ी का कोई डंडा है, इससे आपको इस पे बार-बार आवाज़ लगाना है, इसको मारना है, पीटना है इस बर्तन को। प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए। जब आप धीरे से उंगली से छूते हो तो आप क्या महसूस करते हो? कब ये काम करना है? 2 कंडीशन में करना है। जब ये आराम से, पहली कंडीशन जब ये आराम से खड़ी है तब, उस समय आपने इसे बीट नहीं किया, इसे कोई आवाज़ नहीं लगाई। दूसरी बार तब आपको करना है जब आप इसको पीटते हो, तब धीरे से छू करके देखना है, आपको एक कंपन महसूस होगा। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब आप उसको एकदम रोक लेते हो तो एकदम से नहीं सुनाई देगा। थोड़ा-सा फ़ील करोगे, तब दोनों हाथ से जब आप पकड़ के उसे कस के रोक देते हो तो नहीं सुनाई देगा आपको। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे, तब इसे फिर से छू के देखिए। तो अलग-अलग कंडीशन में 2 कंडीशन की ही बात की जा रही है, जब वो ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे और जब आप उसको बीट करते हैं तब। एक उथली कढ़ाई पर चोट मारता हुआ ये बच्चा है। तो कहने का मतलब जब आप उसको टच करते हैं तो एक कंपन होता है, इसी वजह से ध्वनि आपको सुनाई देती है। रबर का एक छल्ला लीजिए, इसे 13.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। इस तरीके से चढ़ाना है आपको। बॉक्स तथा तानित रबर के बीच में से 2 पेंसिलें लगाइए। इस तरीके से बीचों बीच में, मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है ये, इसके बीच से आपने एक रबर, जो जनरली रबर आप घर में देखते होंगे, आता है प्लास्टिक का, उसको आपको ऐसे इसको बाँध देना है। फिर दोनों साइड से पेंसिल को अरेंज करना है।
उसके बाद क्या होगा, अब रबर के छल्लों को लगभग बीच में से खींच कर छोड़ दीजिए। यहाँ से जैसे ये इंसान खींचने की कोशिश कर रहा है बीचों बीच, वहां से खींच करके आप छोड़ दीजिए। कई बार हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं कि वो पकड़ता है, दोनों लोग पकड़े होते हैं और हम छोड़ देते हैं, तो अपने दोस्त को चोट लग जाती है, आवाज भी उत्पन्न होता है और चोट भी लगती है। ऐसा किए होगे आप लोग। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? हाँ, करता है। जब आप बीच से खींच के छोड़ते हो तो थोड़ा सा कंपन महसूस होता है, और उस कंपन की वजह से अगर आपके हाथ अंदर है तो आपको भी चोट लगती है, साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। रबर के छल्ले को कर्षित करना का मतलब खींचना है, यहाँ पे ये काम किया जा रहा है। समझ में आया? आप दो फ्रेंड्स के बीच में भी, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, किसी ने बोला पकड़ो, बच्चे थे इतना पता नहीं था, पकड़ो, तो मैंने एक साइड से पकड़ा, दूसरे ने दूसरे साइड से, फिर दूसरे ने बहुत जोर से खींच करके मेरे साइड छोड़ दिया, मुझे कस के चोट भी लगी, और रबर जो है ना टक की एक आवाज भी करता है, तो वो कंपन हुआ, साथ साथ मुझे चोट भी लगी। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कोई भी जो वस्तु है अपनी जो एक स्थिति में है, उसको आगे या पीछे होने के समय जो गति उत्पन्न होता है उसी को कंपन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये बेचारा जो है ना पूरा स्थिर मोड में था, लेकिन अपनी इस जगह से जब आप इस डंडे से मारे आप, तो थोड़ा आगे गया, थोड़ा पीछे गया, थोड़ा इधर गया होगा, थोड़ा इधर गया होगा। तो इस तरीके से अपनी एक मध्य स्थिति के इधर उधर जब ये घूमता है तो गति करता है, और उसे ही कंपन करना कहते हैं। जब कस कर तानित एक रबर के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। ये बात तो हमने जस्ट ये वाली बात को यहाँ पे लिखा गया है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। इसके बाद दूसरी एक्टिविटीज को लिया गया है। यहाँ पे क्या करना है, एक थाली लेना है आपको। ठीक है, धातु की एक थाली लेनी है। जनरली हम सबके घर में थाली होता है जिसपे हम खाना खाते हैं, जिसमें इसमें कुछ जल डालिए, पानी डाल देना है। एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात करना है, यानी एक चम्मच लेकर के, या ये थाली है, इस थाली में इन्होंने पानी भर रखा है और किनारे है जो ये बाउंड्री है उस पर आपको पेरीफेरी भी बोल सकते हो, परिधि भी बोल सकते हो, उस पर चम्मच से इस तरीके से टन टन की आवाज आपको लगानी है। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? सुन पाएंगे, कुछ ना कुछ तो आवाज आती है। थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए। अब क्या करनी है, पहली स्थिति में तो आपको टन-टन आपने की, आपने ध्वनि सुनी, लेकिन फिर दूसरी स्थिति में क्या है, दो कंडीशन हुआ। पहले आपने सुनी है ओनली, फिर दूसरी कंडीशन में आपने क्या किया, जब आप इसको यहाँ पे आवाज लगाए इस चम्मच से, तो आपको चम्मच से आवाज लगाने के बाद इसको छू करके देखना है, इस थाली को टच करके देखना है। इसको टच जब करोगे तो आपको एक कंपन, एक मूवमेंट दिखाई देगा, झंझनाहट। जैसे कि बता सकती हूँ दूसरा एग्जांपल, कई बार हमारे घरों में जब आप बर्तन स्टैंड से, स्टैंड वाले बर्तन जहाँ पे रखे जाते हैं स्टैंड से, वहां से एक प्लेट उठाते हो और गलती से वो छूट जाता है, तो गिरने के बाद भी बहुत देर तक उसकी जो कंपन है वो झन ऐसी वाली आवाज आती रहती है। कोई भी प्लेट गिर गया या कोई भी ग्लास गिर गया, वो कंपन है जो आपको सुनाई दे रहा है। तो क्या आप थाली का कंपन महसूस कर पाते हैं? जाहिर सी बात है, पता चल जाएगा। थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। जब आप थाली पे कंपन कर रहे हो तो पानी का जो लेयर है, क्या उसमें कुछ मूवमेंट होता है? थोड़ा सा सोच के देखो, इस बर्तन के बीच में पानी है और आप इस पे मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या इसके अंदर के जो सामान है वो मूवमेंट नहीं करेंगे? करेंगे, वो भी करेंगे। वो भी करेंगे। क्या आप वहां पर कोई तरंग देख पाते हैं? यस, हम देख पाएंगे। हम ये देखेंगे, एक मिनट बच्चा, जब आप जैसे ही क्या करते हैं, एक मिनट, जैसे ही आप क्या करते हो, बीच में जो पानी है और इस पे टन 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 करते हो, यहाँ पे एक लेयर जो है ना, ऐसे ऐसे देखोगे जल का तरंग उत्पन्न हो जाता है, मतलब जल का भी एक लाइनिंग अंदर में उत्पन्न हो जाएगा, जिसको आप जल तरंग बोलते हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्या आप जब टन टन करते हो वहां पे जल तरंग उत्पन्न देख पाते हो? तो हाँ, देख पाओगे। अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर पाते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? हाँ, मिलता है। ये कि जब आप किसी भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, किसी भी वस्तु पे जब आघात करते हैं तो ध्वनि तो उत्पन्न होती है, साथ साथ उस वस्तु पे जहां पे आप आघात कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, वहां पे भी एक कंपन महसूस होता है। जैसे तबला बजाने वाला जो है ना, जब तबला बजाता है तो पूरे तबले में एक कंपन, एक टक बजाएगा, वो एक बार हाथ से यहाँ पे वो बीट करेगा, लेकिन झंझनाहट इस पूरे पार्ट में होती है। एक बार इसके इसकी तार को छेड़ के देखो, पूरा मूवमेंट यहां तक सुनाई देगा। एक ही तार छेड़ के देखो आप, है ना? ऐसा होता है या नहीं? यस मैम। यस मैम।
अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसका मतलब है कि अपने आस-पास होने वाली चीज़ों के प्रति ज़्यादा अलर्ट नहीं है या ज़्यादा उधर इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको ज़रूरी है कि देखिए, चीज़ों से सीखिए कि क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इस तरह का रिपिटेशन कीजिए। बर्तनों का तो जनरली आम हम सबके घर में बर्तन रहता है, चम्मच रहता है, तो ये एक्सपेरिमेंट तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप परफ़ॉर्म कीजिए घर पे, फिर हमको बताइएगा। ये एचडब्ल्यू है, एवरीवन सबको ही करना। इसमें कुछ मैम ज़्यादा देखे हैं मतलब जी? ये होता सब है, किए हैं। ये सब हाँ, तो होता है, ध्यान भी दिए हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मैम यही जब बंद कमरे में हम मतलब आवाज लगाते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हाँ। क्या मैम उस कमरे में कंपन भी होती है ध्वनि के साथ? जैसे आप एक बार हाँ, आवाज़ लगाते हो ना, तो आपका जो वो जो आवाज़ लगाने के बाद जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तारत्य बोलते हैं, वो देखोगे थोड़ा देर तक आपको सुनाई देगा। आप आवाज़ हाँ लगाए हो जी। अभी 1 सेकंड पहले, लेकिन उसका जो कंपन है थोड़ी देर तक सुनाई देगा आपको। वो मैम जैसे कैसे कि जब डीजे वीजे बजता है तो एकदम धम 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 पूरा करता है आवाज हाँ, हाँ, कंपन सही जैसा। बता रहे हो मीनू। वो डीजे बजा अभी बजा है, लेकिन वो आपको 2 सेकंड तक आपके कानों पे उसका प्रभाव रहता है। कोई जैसे होता है ना, खाली कमरे में मैम हाँ, तो रूम में आवाज़ गूंजती है, सही बोल रहे हो आप। मैम आवाज में कंपन होती है या रूम में? आवाज़ में ना कंपन आवाज होगी, में होगा। आवाज़ में कंपन होगी और वो कमरा बंद है, इसकी वजह से ना वो आवाज़ है, वो ज़्यादा आसानी से उसको रास्ता नहीं मिल पाता, इसलिए वो पूरे कमरे में थोड़ी देर तक गूंजती रहेगी। ऐसा मूवी में भी आप लोग देखे होंगे। वो यस सब अफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैम तबला बज रहा है, कहीं हारमोनियम बज रहा है, डीजे बज रहा है, उसका अफेक्ट बज रहा है कब और आपको दूर तक सुनाई देगा। तो वो तो अलग बात है, लेकिन उसका जो कंपन है वो आपको आराम से महसूस हो जाएगा। जैसे तबला बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, तो उसका कंपन आप उसको छू के या देख करके, फ़ील करके उसको जान सकते हैं। ठीक है? इस प्रकार इतना तो समझ गए होंगे, जब कभी भी आप कहीं पे भी आघात करते हो तो कोई भी चीज़ अगर कंपन यान स्थिति में है, यानी कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है। कंपन कर रहा है इसका मतलब ध्वनि उत्पन्न कर रही है। यहाँ पे आप इसको बजाए हो तो कंपन तो हुआ है, साथ-साथ ध्वनि भी आपको सुनाई दी है। सुनाई देगी? कुछ यस स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई भी दे देता है। कहीं-कहीं हम आसानी से देख पाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में जो उसका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। आयाम कम होने की वजह से उसका आप कंपन नहीं देख पाते हो। क्या नहीं देख पाते हो? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। आयाम कम होने की वजह से आप कंपन नहीं देख पाते हो। कंपन आप फ़ील नहीं कर पाते हो। यहाँ तक कर सकते हैं। नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उससे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए इस तरीके का। इससे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए। यहाँ पे कुछ था नहीं। जैसे आप बजाओगे तो आवाज़ निकलेगी। कंपन होगा और आवाज़ निकलेगी, है ना? वही चीज़ को फिर से समझाया गया जो सेम बातें हमने पढ़ी है। यहाँ पे आपको क्या ऐसा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जैसे वीणा है, तबला है, हारमोनियम है और सारी चीज़ें आप यहाँ पे भर सकते हो। ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो कंपनमान भाग होता है, उसके बारे में बताना है। जब वीणा बजाते हो, तो उसकी जो डोरी है या तार है, उसके थ्रू कंपन उत्पन्न होता है और उसमें ही पूरा एक तो ध्वनि भी उत्पन्न होता है, साथ-साथ कंपन कहाँ उत्पन्न होता है? इस पूरे डोरी में और पूरे ये जो कंपनमान भाग होता है एक्चुअली में, हालाँकि फ़ील तो होगा पूरे एक तरीके से वीणा में आपको, लेकिन तबला जो है, तो तबला में क्या तानित झिल्ली जो है, वहाँ पे जो तानित झिल्ली किसको बोलते हैं देख लो एक बार। ये जो झिल्लियाँ हैं, ये जो आपने बाँध करके रखी है ऊपर से नीचे तक, ये रीजन है वहाँ पे आवाज़ आने का, यहाँ पे कंपन स्थिति को उत्पन्न करने का। आवाज़ तो यहाँ पे आप एक टक यहाँ मारोगे, लेकिन ये झिल्लियाँ जो है, ये कंपनमान भाग हैं। तो ये हम पूछा गया है कि बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उसका कंपनमान भाग कौन-सा है? जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है और कंपन भी आप फ़ील करते हैं। तो आपको ये बताना है, एसडब्ल्यू करना है आप लोगों को। करते नहीं हो, बहुत गलत बात है। संभवतः आपने मंजीरा, झांझ जिसको बोलते हैं, घटम तथा नूट मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं, इसको घटम बोलते हैं। मैंने देखा है जनरली टीवी में, तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। आप क्या करते हो बजाने के लिए? जनरली अपने हाथ से ही टक 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 या कुछ इस तरीके से आघात करते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ था नहीं। ये मंजीरा था जो जिसको आप दोनों हाथ में पहन लेते हो, यहाँ हाथ लगा के अपनी उंगलियों के थ्रू और एक दूसरे पे आघात करते हो। ठीक है, कुछ अन्य वाद्य यंत्र, ठीक है, और भी बहुत सारा वाद्य यंत्र हो सकता है। यहाँ पे धातु के 6 और 8 कटोरी या ग्लास ले लो। आपको इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बनाना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है और ये सबने किया होगा। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए तथा एक पेंसिल लेकर कटोरी पर धीरे से एक के बाद एक पर आघात कीजिए। आप एक अच्छा ध्वनि सुन पाएंगे। ये जल तरंग है, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही मैम आज? दिख रही मैं। मैम थोड़ी देर पहले तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी मेरी आवाज? आ रही थी मैम, उनका नेटवर्क था।
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ इस बच्चे ने बहुत सारी ग्लासें ली हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखना, मैं जूम कर दे रही हूँ उसको। यहाँ पे देखना, ये जो ग्लास है ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में भर के रखे गए हैं। यहाँ पे थोड़ा पानी का लेयर कम है, इससे ज्यादा यहाँ पे है, इससे ज्यादा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे फिर ज्यादा है। और यहाँ पे पेंसिल से लेकर के इन पे आवाज करनी है। ये क्या जल तरंग आप उत्पन्न कर रहे हो, इस तरीके का खेल आपने देखा होगा। और एक अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बन गया है। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? क्या ऐसा होता है? हाँ। थोड़ा देखेंगे और समझेंगे। वोकल कॉर्ड। बहुत अच्छा मसलूका, keep it up। मनुष्यों मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि, हम इंसानों के द्वारा कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है? कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। सब कर सकते हो, ये काम तो आराम से करना आप लोग। अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। जब आप गाना गाते हैं या बोलते हैं या बहुत तेज से बात करते हैं तो अपने जो कंठ है वहां पे हाथ रखो, आपको कंपन महसूस होगा। एक बार अभी भी आप बोल के उस कंपन को फील कर सकते हैं। जब हम पढ़ा रहे फिर भी उस कंपन को फील कर सकते हैं छू के। आप लोग भी छू के कर सकते हो। बोलो एक बार और देखो, पता चल जाएगा। हाँ, आपको कुछ ना कुछ कंपन अनुभव जरूर होगा। ठीक है। मानवों में ध्वनि जो है वाक यंत्र अथवा लैरिंग्स इसको बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, द्वारा उत्पन्न होती है। लैरिंग्स बोलते हैं। बहुत लोग जैसे वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, जैसे मशरूफा ने बताया। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए, जो एडम सेपल का जो निकला हुआ भाग होता है ना, उसको खोजिए, जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। व्हेन यू आर ईटिंग एनीथिंग, जब आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, तो देखोगे ना, जो कोई भी खा रहा है या पी रहा है, तो ये जो है ना, वो जो आपका जो गले का जो पार्ट है, वो लगेगा कि वो भी अप एंड डाउन करके मूवमेंट कर रहा है। अगर ध्यान से देखोगे, जैसे कोई आपके सामने खा रहा है, पी रहा है, तो लगेगा कि वो भी मूवमेंट कर रहा है। देखियो, शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। ये हमारा क्या है? वाक यंत्र है हम सबका। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्यूब होता है उसके जस्ट ऊपर में स्थित होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार टानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। क्योंकि वायु को इसलिए निकलना, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, तो अंदर ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ये काम हो रहा है, तो इसलिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी रहती है, झिर्री जिसको बोलते हैं। और दो वाक तंतु होते हैं। इस प्रकार दोनों वाक तंतु जो है ना, तने होते हैं, मतलब जोर से उनको बांधा गया होता है, ऐसा लगता है। और बीच से, जैसे मान लो कि ऐसा तंतु है और बीच से हवा को निकलने के लिए एक संकीर्ण रास्ता मिलता रहता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, बीच से जो हवा को निकलने के लिए, ये देखो, बीच से हवा को निकलने के लिए पैसेज बीच से मिलेगा, और ये तंतु हैं आपके आसपास। यहाँ पे भी साफ साफ दिखाया गया है। मानवों में वाक यंत्र को दिखाया जा रहा है। बीच से हवा निकलती रहती है, इस चीज को याद रखिएगा। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं। जब फेफड़ा जो है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ हवा को बाहर निकालता है, तो ये जो आपके वाक तंतु हैं, ये जो आपका लैरिंग्स है, ये बहुत कंपित होता है, जिसकी वजह से एक मधुर आवाज निकलती है। खास के जो भी सिंगर है, जो गाना गाते हैं, इस तरीके से ही आवाज उत्पन्न होता है। उन लोगों का जो स्वीट आवाज आप सुनते होंगे, लता मंगेशकर जैसा, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। ये जो वाक तंतु है, आपको इस यहाँ पे बहुत सारा मसल्स दिख रहा होगा। ये जो मसल्स है, ये आपके वाक तंतु से, इस पार्ट से जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा जो गला का ये जो वोकल कॉर्ड आप देख रहे हो, इसके आसपास में बहुत सारे मसल्स हैं जिससे वो कनेक्टेड है। तो जो क्या करता है, थोड़ा सा उसको लूज कर देता है तो वो ढीला हो जाता है, और जब उसको तान देता है तो वो तना हुआ हो जाता है। क्योंकि मांसपेशियों में कैपेसिटी होती है। आपका जो शोल्डर वाला, एक तरीके से जब आपका जो आर्म है, बाजू का जो अपर आर्म है, जब आप उसको क्या करते हो, ऊपर की ओर अपने हैंड को ले जाओगे तो फूल के बहुत कड़ा हो जाएगा। जब अपने नीचे वाले हाथ को, हमारे जो हाथ होते हैं दो सेक्शन में बटे होते हैं, अपर आर्म और लोअर आर्म। लोअर आर्म पे आपकी हथेलियां आ जाती हैं, आपकी उंगलियां आ जाती हैं। जैसे आपका जो हाथ है ऐसे से होता है, और यहाँ पे पहले एक रहता है, और फिर ये पूरा बाजू जुड़ा रहता है। तो जब आप इसको फोल्ड करके यहाँ पे ले आते हो, आपका जो यहाँ कंधे के जस्ट पास का भाग है, वो फूल जाता है और बहुत कड़ा हो जाता है। जब आप अपने हाथ को बेंड करते हो, मोड़ते हो, जैसे आप खोलते हो, वहां का जो मसल्स है यहाँ का ढीला हो जाता है, और वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, और आपने हाथ खोल देते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये क्या है, ये लूज हो जाएगा यहाँ का मसल्स, और इसको सॉफ्टनेस दे देगा। जब आप मोड़ोगे तो फिर कड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से मांसपेशियां अंदर वाली जो है, वो हमारे वाक यंत्र को ढीला करती हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो फुला हुआ है, इमेज भी जो आप भेजे हो वहां पे फुला हुआ है, वो बहुत टफ हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा कठोर हो जाता है। नॉर्मल स्थिति में जैसे हाथ खुला है तो वहां पे आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, बट व्हेन यू आर बेंड, जब आप मोड़ लेते हो तो थोड़ा सा ज्यादा कड़ा हो जाता है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं, तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, कहने का मतलब दो स्थिति हुई,
यानी कि एक बार जब जब जो आपका वाक तंतु है तना हुआ है और पतला है, जब तना रहेगा कोई चीज तो यहाँ पे अंदर की अपेक्षा बताया जा रहा है कि तना हुआ है और पतला होगा तो आपका जो ध्वनि होगा अलग होगा। दो स्थिति हुई, एक स्थिति हुई जब ढीला हुआ और थोड़ा मोटा हुआ तो उस समय स्थिति अलग होगी, और दोनों समय का जो आवाज है, ये काला से या ब्लू से अंडरलाइन कर दे रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन का जो आवाज होगा उसकी गुणवत्ता अलग होगी। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, जाहिर सी बात है दो कंडीशंस है, तो दोनों कंडीशंस में आवाज अलग अलग होगी। आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार काम करते हैं। समान साइज की रबर की दो पट्टियां लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। दो पट्टी लेना है, इन दोनों को ऊपर से रख करके आपको ताने की कोशिश करनी है। अब इनके बीच के अंतराल दरार में हवा फूकिए। जब तानित रबर की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। दो आपको एक तरीके का रबर का पट्टी लेना है और इनके बीच से दोनों को आपस में अटैच करके इनके बीच से जब हवा फूकते हो जब हवा फूकते हो तो वहां से कंपन महसूस होता है, आवाज आती है, तो वही कंपन महसूस आपको ध्वनि उत्पन्न होती है और कंपन भी उत्पन्न होता है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी आप इस एक्टिविटीज को कर सकते हैं। दो पतला पतला कागज का टुकड़ा आपस में अटैच कर दीजिएगा और फिर बीच वाली सतह पे आप फूंक मारिएगा। आपको ध्वनि की उत्पत्ति सुनाई देगी, जरूर ध्वनि वहां पे उत्पन्न होगा और थोड़ा सा कंपन भी उत्पन्न होगा, क्योंकि कंपन ही तो ध्वनि उत्पन्न करता है। कागज को अपनी उंगलियों के बीच की भांति पकड़िए और अब इस झिर्री के बीच से हवा फूकिए। जैसे इस बच्ची ने पकड़ा है, मान लो दो कागज का लेयर है और वहां पे हवा फूकोगे तो आवाज तो सुनाई देगी। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे उनके बीच से जब हवा पास होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि दो दो तंतु आप देखे हो और दोनों के बीच से जब हवा पास करती रहती है तो आपको सुनाई देता है। और ये अगर जोर से दबा हुआ है यानी ताने हुए स्थिति में है तो अलग ध्वनि, और जब आप ढीला छोड़ दोगे तो उस समय अलग आपको ध्वनि सुनाई देगी। इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, वाक तंतुओं की कार्यविधि। यहाँ बच्चे ने इसको मुंह से पकड़ के हवा निकालने की कोशिश की है। दोनों कागज को बीच से मोड़ दिया, एक ही कागज लिया इसने, क्या किया यहाँ पे आप दो भी ले सकते हो, और यहाँ से बीच से इसको मोड़ के यहाँ पे हवा लगाने की इसने कोशिश की है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई जो होती है 20 mm होती है और महिलाओं में 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की जो वाक ध्वनियां अलग अलग होती है। याद रखिएगा इस फैक्ट को, जो मेल का जो होता है तंतु 20 mm, उससे जस्ट 5 कम होता है फीमेल का, और बच्चों का अलग होता है, इसलिए अलग ध्वनि सुनाई देती है। सबका अलग अलग होता है। ध्वनिया संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को ना उत्पन्न होने के लिए, यानी संचरण का मतलब है गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा जो ध्वनि होता है उत्पन्न, वो ठोस में उत्पन्न होता है। सबसे ज्यादा जो लाउडनेस या आवाज उत्पन्न होती है या कंपन, वो ठोस में उत्पन्न होती है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपने बजाए सब ठोस थे। जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन पाती है। उसके पास ध्वनि कैसे पहुंची? उसके बीच का हवा माध्यम था। जब, क्योंकि अगर आप ग्राउंड में खड़े हो तो जाहिर सी बात है कि वहां पे क्या माध्यम होगा, हवा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं थोड़ा देखते हैं। धातु अथवा कांच की एक ग्लास ले लो, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो, यह ग्लास सूखा हो ताकि उसमें आप मोबाइल को रख पाओ। ये क्या कर रहे हैं, जनरली इस तरीके का सब सुने हो अपने घर में। इसमें एक सेलफोन रखिए, मोबाइल छोटा वाला जो आता है ना नोकिया वाला, वो रख देना। आजकल मम्मी यही यूज करती है, क्योंकि उनको तो स्मार्टफोन उतने अच्छे से ऑपरेट करने आते नहीं। याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। इसलिए क्या करना है, बोला जा रहा है कि ग्लास पूरी तरीके से सूखा हो, गीला ना हो। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से कॉल करने के लिए बोलो। क्या करो, अब जैसे मान लो कि ये ग्लास है और इसमें आपने अपना सेलफोन रख दिया, तो आप मसरूफा को बोल दो कि कॉल करो मसरूफा। जब ये कॉल करेंगी तो एक रिंगिंग सुनाई देगी, आवाज, जाहिर सी बात है मोबाइल में रिंग होगा। उस रिंगिंग को आप इस ग्लास को छू के भी महसूस कर सकते हो। रिंग तो हो रहा है मोबाइल में, बट व्हेन यू आर टचिंग ग्लास, जब आप ग्लास टच करोगे तो भी उस कंपन को फील कर पाओगे। क्या मैम वाइब्रेशन में भी तो मोबाइल को हाँ, कर दिया जाता है? वाइब्रेशन में भी कंपन आएगा, वाइब्रेशन में भी आएगा कंपन। तो सुनने के लिए, टेलीफोन करने के लिए कहिए, घंटी की ध्वनि ध्यान पूर्वक सुनिए। जब वो कॉल कर रही है तो ध्यान से सुनना। जब ग्लास के किनारों को अपने हाथों से सटा कर पकड़िए। अब ग्लास को किनारा को आपको टच करना है जब उस बच्चे ने कॉल किया, दूसरी फ्रेंड ने कॉल किया। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा कर रखिए। अब पहला तो कंडीशन ये था कि आपने कॉल करने के लिए बोला। दूसरा कंडीशन है कि खाली जो ग्लास है, यहाँ पे देखो, अब ग्लास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए, वो हो गया। अपने मुंह को अपने हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा के रखिए। ये यहाँ पे कई बार हम लोग है ना, ग्लास को अपने मुंह के पास जब सटाते हैं तो हमारा जो ग्लास है वो हमारे मुंह से चिपक जाता है। जैसे लगता है जैसे चिपक कैसे गया, थोड़ी देर तक होल्ड हो जाता है। वो वहां के बीच जो वायु है वो उसको पकड़ लेती है। जैसे कल मैंने बताया था, वहां के बीच का जो हवा निकल जाता है और अंदर की वायु से चिपक जाता है तो लगेगा कि ग्लास ही मुंह से चिपक गया। इस तरीके से ये एक्टिविटीज करने की कोशिश की जा रही है।
अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज को सुनिए। अब आपको क्या करना है, जब आप दूसरे कंडीशन में ग्लास को मुंह के पास रखे हैं तो हवा को अंदर खींचना है। वायु को क्या करना है, हवा को ध्यान से देखिएगा, वायु को मुंह के द्वारा खींचते हुए अंदर से खींच लो और घंटी की आवाज को तब आप सुनने के लिए कहिए कि तब आप सुनिए। दोनों कंडीशन में आपको अलग अलग आवाज सुनाई देगा। जब यहाँ पे खाली है, जब आप मुंह से टच नहीं किए हो, दूसरी बार इस पूरे ग्लास को खाली सतह को अपने मुंह से टच किए हो, तब भी कॉल करेगा। और उसके बीच का जो हवा है, जब ग्लास सटाए हो तो हवा को तो अंदर खींचना ही पड़ेगा। ये हवा कहाँ जाएगी, ग्लास की हवा अंदर जाएगी। तब आप उसको बोलिए रिंग करने के लिए, फिर आप ध्वनि को सुनिए। खींचते हुए घंटी की आवाज को सुनिए। क्या ग्लास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की आवाज धीमी हो जाती है? जब आप यहाँ पे हवा को अंदर खींच लोगे तो यहाँ पे जितनी तेजी से आवाज सुनाई दे रही थी उसकी अपेक्षा यहाँ पे आवाज बहुत कम धीमी सुनाई देगी, क्योंकि इस ग्लास के बीच में हवा भरा था, उस हवा को आपने अंदर खींच लिया। क्यों दोनों के बीच में डिफरेंस है, इस चीज को याद रखना। यहाँ पे आप खाली छोड़े हो ग्लास को, यानी कि ग्लास के बीच में मोबाइल तो है, साथ साथ पूरी ग्लास फील है, भरी हुई है। किससे भरी हुई है? एयर से भरी हुई है। इसलिए आपने यहाँ पे बहुत तेज की रिंगिंग वॉल्यूम सुनी, आवाज सुनी। बट वेन जैसे आप इसको माउथ से टच करके ग्लास के अंदर की हवा को अंदर खींच रहे हो तो यहाँ पे जब वो रिंग करेगा तो आवाज अलग सुनाई देगी। इसके कंपेयर में ये आवाज स्लो होगी, क्योंकि आप एयर को ही खींच लिए हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माध्यम क्या था? यहाँ पे माध्यम है हवा, यानी कि एयर। ठीक है, यही समझाया जा रहा है कि ध्वनि संचरण के लिए, संचरण का मतलब होता है गति करना, जाने के लिए, सुनाई देने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इससे ये साबित हो गया। तो वही बोल रहा है कि क्या ग्लास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की आवाज धीमी हो जाती है? यस, हो जाती है। अब आप ग्लास को हटा सकते हैं अपने मुंह से और फिर से उस प्रबल ध्वनि को सुन सकते हैं। जब आपकी फ्रेंड नॉर्मल ग्लास में जैसे मोबाइल रखा है फिर कॉल करे तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, हम समझ चुके हैं। क्या यह संभव है कि ग्लास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? जाहिर सी बात है। वास्तव में यदि आप ग्लास में से सारी वायु को बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। अगर सारा हवा अंदर से निकाल लोगे ग्लास के अंदर का तो आपको सुनाई ही नहीं देगी और बंद हो जाएगी सुनाई देना। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, संचरण का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। बर्तन में निर्वात है। जब कहा वैक्यूम का क्या मतलब होता है? और वैक्यूम का मतलब होता है ऐसा जगह, ऐसा स्थिति जहां से पूरी की पूरी वायु निकाल दी जाए, वो है निर्वात। ठीक है, खाली प्लेस वैक्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है, इतना याद रखिएगा। जहां पे भी हवा मौजूद नहीं है वहां से ध्वनि गमन नहीं करेगी, संचरण नहीं करेगी। जैसे हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल में तो हवा है ना, तो अभी तो आप सुन पा रहे हो। अभी ऐसा जगह, वैक्यूम का मतलब होता है एक, मान लो एक ऐसा स्पेस है जहां पे हवा ही नहीं है, थोड़ा सा भी हवा नहीं है, तो वहां पे आप ध्वनि को नहीं फील कर पाएंगे, एकदम नहीं। क्योंकि अभी ये सिद्ध हो गया, अभी ये सिद्ध हुआ ना, क्योंकि ग्लास वाले एक्सपेरिमेंट से, कि पूरी की पूरी हवा जैसे आप अंदर खींच लिए, आपको वॉल्यूम बहुत कम सुनाई दे रहा था। इससे ये साबित होता है कि ध्वनि को एक तरीके से गुजरने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तभी तो रिंग हो रहा था तो आप सुन पा रहे थे बहुत तेजी से, तो उसको माध्यम की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हवा माध्यम था। लेकिन अगर पूरा का पूरा हवा ही निकाल दोगे कहीं से तो वहां पे आपको फिर ध्वनि नहीं सुनाई देगी। वो जैसे पानी में होता है, समुद्र या तालाब में। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ऐसे बर्तन में निर्वात है, कोई भी बर्तन अगर निर्वात है तो वहां पे ध्वनि नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि को संचरण माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा जो ध्वनि का जो आवाज है वो आपको सुनाई देगा ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में। तो सबसे ज्यादा जो आवाज है ध्वनि का उत्पन्न कहाँ होता है? ठोस में। जब आप टक टक करते हो तो ठोस ही रहता है। एक बार देख लेते हैं ये सही है या नहीं, अब पढ़ के इसको सेटिस्फाइड करते हैं। मैम लेकिन जो ठोस है वो खोखला भी होना चाहिए। जो खोखले चीज में ज्यादा, जैसे तबला है, वो अंदर से तो अंदर से खोखला रहता है तो उसमें से ज्यादा आवाज पहुंचती है। हाँ, यहाँ बाथरूम पे के बोला अंदर जा रहा है से जैसे कोई भी चीज अगर ठोस है तो उसमें ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, जनरली पहले ये जानना है, और फिर द्रव्य में, फिर गैस में। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा जो कंपन है ध्वनि का कहाँ पे कम होता है, तो गैस में। वही चीज समझना है हमें। जैसे देखो यहाँ पे बाथ टब ले लिया गया और एक बाथ टब में क्या किया गया, पानी को भर दिया गया है, हाथ में छोटी घंटी लिया है। इस बच्चे ने कितना आराम से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। जब आप हिलाते हैं ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए, क्योंकि दीवारों वारों से नहीं टच करना है, क्योंकि अगर दीवारों से टच कर दिए तो वो हो जाएगा कि सॉलिड के थ्रू आपने, यानी कि ठोस के थ्रू आपने ध्वनि उत्पन्न की है। तो दीवारों से नहीं टच करना है, पानी का ही काम करना है आपको, पानी में ही आपको हिलाना है।
और आपको सुनना है तो इस जल की सतह के ऊपर आपको अपने कान को रखना है ताकि आप इसको सुन पाओ। तो ध्वनि जल में संचरित होते हुए थोड़ा सा आपको सुनाई देगा, उस चीज को आगे और बताया गया है, देखिए। सावधानी पूर्वक रखना है कान को ताकि कान के अंदर पानी ना घुस पाए। क्या आप ध्वनि जो है ना, घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव्यों में हो सकता है? हाँ, यहाँ पे भी जो ना बेटा आप घंटा का आवाज सुन पाओगे, लेकिन अगर ठोस वाला स्थिति है उससे थोड़ा सा कम रहेगा। अब कम कैसा रहेगा? आप बोलोगे मैम आप ये तो आप बता रही है, कम कैसे रहेगा? तो चेकआउट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। ओह आहा, तो व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान पाते होंगे। यानी बहुत सारे जो एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं उनके बीच भी तो बातचीत होता रहता है ना, वो भी तो अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से बात करते हैं। तो वो इसी प्रकार का जो है ना एक तरीके का मूवमेंट होता है, उनकी भी ध्वनियां होती हैं जिसके थ्रू अपने संदेश का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह कर पाते हैं। क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है? इस चीज को बताया गया। पहले तो सबसे पहले गैस में हम लोगों ने देख लिया था, गैस मतलब हवा, कि आप ग्लास को पूरी तरीके से उसका वायु अंदर ले लिए तो क्या आवाज आई। फिर दूसरी कंडीशन आपने देख लिया, पानी में देख लिया। अब ठोस के अंदर पता चलेगा। ठोस के अंदर ये लास्ट में चेक कर रहे हैं। धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लेनी है आपको। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोचने या खटखटाने को कहिए। एक लंबी स्केल है और एक ने कान पे यहां लगा रखा है और दूसरे को क्या करना है, इसको आवाज करना है, या मतलब अपने हाथ से जैसे ये बदमाशी कर रहा है, खुरेच रहा है उसको, वो काम करने के लिए करना है। ध्वनि जो है मीटर स्केल में गमन करती हुई, तो इससे भी आपको पता चलेगा। क्या आप खरोचने की ध्वनि सुन पाते हैं? यहाँ पे इसने स्केल लगाया है लेकिन खरोच बेटा यहाँ रहा है, तब भी इसकी जो खरोचने की आवाज है ये कानों तक सुन पाता है। आप अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाते हैं। खरोचने की जो आवाज है आपको सुनाई दे देगी। अब मैं यहाँ खरोच रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम। फिर भी आप यहाँ की भी खरोचने की आवाज सुन पा रहे हो क्योंकि ये सॉलिड सरफेस है ना। और अगर मैं कहीं पे हवा में बोल रही हूँ तो भी आप सुन पा रहे हो, और मैं पानी में तो बैठी नहीं हूँ, उस वो वाला तो दिखा नहीं पाएंगे। तो 2 कंडीशन आप समझ गए। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे अभी आप लोग मैंने किया और आप लोग सुन लिए। जैसे यहाँ पे कर रहे हैं कि ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है, ये अब पता चल गया। हम खरोच रहे हैं, आप लोग को सुनाई दे देता है। मेरे घर में मैं काम करती हूँ, मेरे बर्तनों की आवाज आपके कानों तक चली जाती है ना? सही बोल रही हूँ ना? तो ये जाहिर सी बात है कि ठोस पदार्थों से भी होके ध्वनि संचरण करती है, यानी कि गमन करती है। संचरण का मतलब गमन, यानी गमन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरी जगह यात्रा करना। यहाँ पे ये खरोच रहा है और ये कान लगा के सुन रहा है। हमने देखा कि ध्वनि जो है लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में रियल में ध्वनि किसी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप के द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। हमने अपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए। बचपन में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं, नहीं पता था कि इतना एक्सपेरिमेंटल है, साइंटिफिक काम कर रहे हैं बचपन में ही। बताओ, एक ग्लास को यहाँ पे इन्होंने लगाया है और बीच से डोरी को इन्होंने पास किया है। ये बेचारा बोल रहा है लेकिन फिर भी ये सुन पा रहा है। तो बोला जा रहा है कि डोरियों से होके भी ध्वनि गमन कर रही है। खिलौना टेलीफोन बोलते हैं, मैंने देखा है बहुत बच्चों को बना के इस तरह का काम करते हैं। प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक का होता है, 2 बोतल ले लेते हैं, बच्चे इस तरीके का काम करते हैं। मैम हम लोग सोचते थे कि जादू हो रहा है हाँ, बचपन में। लोग को भी यही लगता था कि जादू हो रहा है, लेकिन अब समझ में आता है ना कि नहीं, बचपन में भी बच्चे कितना साइंटिस्ट होते हैं। जीन पियाजे बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बोलते हैं। एक जीन पियाजे हैं, साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे। वो बोलते हैं कि बच्चा जो है ना छोटा सा साइंटिस्ट है। बच्चा क्या है? साइंटिस्ट है। बच्चा छोटा वैज्ञानिक है। ये नहीं पूछता है, इसमें दिया हुआ है कि बच्चा जो छोटा साइंटिस्ट है। क्यों बच्चे को छोटा साइंटिस्ट कहते हैं? अब ये प्रूव हो गया क्योंकि बचपन में ही बहुत तरीके का साइंटिफिक काम करता है। हम उसे भले ना समझ पाए और या हम उसे डांट देते हैं, बट हम अब रियलाइज करते हैं इस चीज को कि छोटे छोटे बच्चे वो छोटी छोटी बैटरी को लेके क्या करते थे, तारों से जोड़ जोड़ के बल्ब जलाते थे। तो साइंटिस्ट हैं, देखा जाए तो दिमाग उनके पास बहुत है, तभी तो इस तरीके का काम कर रहे हैं। हाँ मेहनत। मैम बच्चे जो है ना बहुत सवाल भी पूछते हैं हर एक बात के लिए। हाँ, बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, ये अच्छी बात है। जब कभी भी पूछे तो बताना चाहिए। बहुत लोग डांट देते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, बोलो कि बाद में बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बच्चे पूछते हैं, ये बात तो है। अब तक हमने सीखा कि कंपनमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। कोई भी जो कंपनमान वस्तु है वो ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। सभी दिशाओं में कोई भी माध्यम मिल जाए इसको तो उस माध्यम में आसानी से संचरित कर सकती है। इसका माध्यम क्या होता है? ठोस द्रव गैस या ठोस द्रव वायु।
यह माध्यम क्या है? गैस है, ऊपर वाले ग्लास के थ्रू, मोबाइल वाले के थ्रू पता चल गया। द्रव्य क्या है? पानी वाला एक्सपेरिमेंट। और ठोस क्या है? कोई भी लकड़ी का डंडा, जैसे स्केल, जहां पे खुरेचने की आवाज हुई, मैंने खुरेचा, अभी टेबल को आप सुन लिए। तो ये तीनों माध्यम में से कोई एक हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुन पाते हैं। अब कैसे सुन पाते हैं? इतना तो पता है कि हम सुन लेते हैं, लेकिन अब कैसे सुन पाते हैं, इस चीज को समझना है। हम ध्वनि को अपने कानों तक सुन पाते हैं। कैसे सुन पाते हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए। अभी तक तो पता चल गया। अगर आपसे कोई यहाँ पे बस, लेकिन यहाँ पे एक चीज और क्लियर नहीं किया है। हाँ, कान के बाहरी भाग की आकृति कीप की जैसी होती है। कीप देखे हो, जो मिट्टी तेल जहां पे ऐसे करके डालते थे, कीप। यस मैम। यस मैम। तो कीप आप सबके पास होगा, अपने घर में कीप सब देखे होगे। होती है जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है, जो आपका कान है ना, एज लाइक बाहर से थोड़ा सा देखोगे तो कीप जैसा लगेगा। कीप का मतलब है जहां से कुछ आप डालो और अंदर चला जाए। हाँ, एकदम कीप जैसा लगेगा। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है, यानी कि घुसती है, तो यह नलिका से गुजरती है। हमारा जो कान है एक्चुअली में जो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है अंदर में, जैसे कैसे आपका जो कीप होता है, कीप इसी तरह बना रहता है ना। मुझे उतना अच्छा आता नहीं बनाने, कोशिश कर रही हूँ। इसी तरीके से बना होता है ना। तो जब आप यहाँ से कुछ डालते हो तो अंदर जाता है। इसी तरीके से आपका कान है, जब अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो अंदर में जाती है ध्वनि। तो ध्वनि इसमें प्रवेश करती है, तो ये नलिका से, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे तो फनल बहुत छोटा उसका नली होता है, बट रियल में जो हमारे कान की जो नलिका है वो लंबी होती है। ठीक है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है, जिसको कर्णपटह यानी ईयर ड्रम बोलते हैं। और हमारे कान की जो झिल्ली है उसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, कान की झिल्ली क्या है? जो तानी हुई होती है, तनित होती है, और ये एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। अरे भाई, क्या काम करती है? यह जानने के लिए कि कान की जो ये पटा है क्या काम करती है, एक टीन वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक प्लास्टिक अथवा टीन का डब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काटिए। दोनों सिरों को आपको क्या करना है? काट देना है। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबर के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबर के छल्ले से कस दीजिए। इन्होंने नीचे किया है क्या? छल्ले से कस दीजिए। तानित रबर के ऊपर सूखे अन्न या थर्मोकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्न के दाने का क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलने लगते हैं? अगर अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरा एक्सपेरिमेंट समझो। आप लोग ने अलसी का दाना देखा होगा, छोटा छोटा, जो अलसी जिसको तीसी बोलते हैं हम लोग के यहाँ, देखे होंगे ना। यस मैम। यस मैम। हमने देखा है, जब अपने मैं गांव गई थी तो वहां पे रखा हुआ था। मैंने 4-5 दाने लिए तीसी के और हाथ पे रखा। और ये सब हम लोग आपस में जो भी कजन्स थे वो मिलके करते थे। हाथ पे दाने रखे 4-5, और हमने वहां पे आवाज लगाई, छोटी सी हाथ की हथेली पे रख करके 5-6 दाने आवाज लगाए। जब आवाज लगाया तो क्या देखा पता है? जो हाथ की हथेली पे रखे छोटे छोटे दाने थे वो इधर उधर गमन करने लगे थे, चलने लगे थे। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या करना है कि इसको इन्होंने क्या किया, नीचे का जो पेंदा है इन्होंने कट कर दिया पूरा। आप डब्बा पूरा देख रहे हो ना, ये डब्बा है, तो ऊपर वाले ढक्कन वाले पार्ट को नहीं काटना है, अपने नीचे वाले को काट देना है। ऊपर में 4-5 ये जो दाने हैं वो रख लेने हैं। ऊपर में ब्लैक कलर से कर देती हूँ। ऊपर में 4-5 दाने रखने हैं। अंदर में जब हवा मार रहे हो, हवा इन द सेंस की जब अंदर में कुछ बोल रहे हो आप, तो वो जो आवाज है, इसकी वजह से ये जो दाने हैं उसमें कंपन होने लगता है और वो इधर उधर उड़ने लगते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये इधर उधर चल के उड़ने लगता है और गमन करने लगता है। तो दानों का क्या होता है, ये ऊपर और नीचे उछलने लगते हैं क्योंकि आप अंदर में आवाज करने लगते हो। ठीक है, कुछ भी बोलने के लिए बोलो, जोर जोर से कुछ भी बोलने के लिए फ्रेंड से बोल सकते हो। ये समझ में आ गया? क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा? ये क्लियर है? मैम ये तो हवा के कारण भी हो सकता होने के लिए माध्यम तो चाहिए आपको, हवा चाहिए, ठोस चाहिए या द्रव्य चाहिए। तो ये जो खाली डिब्बा है तो उसमें क्या है? खाली डब्बे में आप ये नहीं बोल सकते कि वहां पे कुछ नहीं है, ठोस नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको डब्बे के अंदर कुछ दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है? गैस है, हवा है। गैस है, गैस है। खाली डब्बे के यस अंदर भी हवा भरी हुई है, जिसकी वजह से आप जो भी बोलते हैं वो इसके लेयर पे टकरा के ये दानों को उछलने देता है। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। माध्यम तो चाहिए आपको। कर्णपटह के कार्य को समझना, हमारे जो कान है इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बाहर से जो आप इस एक्सपेरिमेंट को आप आसानी से समझ जाओगे। जब आपके जो कान है इसी तरीके से बाहर से जो हवा जाती है, बाहर से हवा क्या, जो भी है आवाज, बाहर से जो भी ये जो नली है जिसको अंदर से ये बच्चा आवाज दे रहा है, ये जो आवाज है उसी तरीके से आपकी कान पटा है, कान की जो पटा है यानी ईयर ड्रम जिसको आप बोल रहे हो, जो यहाँ लिखा गया है ईयर ड्रम, ये इसी तरीके से ये ईयर ड्रम बजी हुई है और इसकी वजह से क्या होता है ना, ऊपर नीचे होने की वजह से आवाज उत्पन्न होती है। ये क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सिलेक्शन हुर्रे हुर्रे 23 तक ले लेना। हाँ हाँ, तुम्हारा सिलेक्शन तो होगा एकदम, एक 2 साल में तुम्हारा सिलेक्शन एकदम डिट्टो है। और सबका तो होगा ही, सबका तो होगा ही, महनाज का तो होना ही है, महनाज का तो होना ही है।
आप लोगों को ना अगर आयशा के क्या बोलते हैं जवान वाली तीर से, हाँ, ठीक है, सिलेक्शन सबका हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। अब वो बात अलग है कि मेरे मुंह से किसी एक का निकल गया, हम नहीं चाहते थे निकालना, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। कर्णपटा जो है, आपकी जो ईयर ड्रम है, एक तानित कर्णपटा एक तानित रबर की सीट के समान होती है। जैसे आप यहाँ देखे हो ऊपर वाला, जैसे रबर ताना हुआ होता है, उसी तरीके से जो आपकी, आप सपोज कर सकते हो कि ये जो तना हुआ ऊपर का ढक्कन है वो एज लाइक अ ईयर ड्रम है, ठीक है, वो ईयर ड्रम है, सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन आपकी ये जो ईयर ड्रम है उसको कंपित करते हैं। जैसे वो कंपन होने की वजह से वो दाने उछल रहे हैं तो उसको कंपन करता है। कर्णपट कंपनों को आंतरकर्ण यानी आपके अंदर वाले कान तक भेज देता है। वहां से संकेत क्या होते हैं ना, आपके मस्तिष्क तक भेज दिए जाते हैं, आपके ब्रेन तक। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। कोई भी कान तक तो आवाज जाती है, जो आपके कान, नाक, आंख और ऊपर का जो भी जो पार्ट्स है जो हमारे माउथ से अटैच है, वो सारे आपके ब्रेन से अटैच है, ठीक है, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तुरंत एक्टिव होते हैं। अब वो सब माइंड से जुड़े हैं, तो कान के थ्रू जो अंदर में जो अंदर कान तक जो इनर कान तक संदेश जाता है, वो तुरंत जो सिग्नल्स हैं उसको माइंड को भेज देता है, और माइंड अब समझता है कि मैंने क बोला तो क सुन लिया। माइंड बता देता है कि हाँ बेटा क की आवाज आई, अब क सुन लिए हो। वो एक तरीके से एक हमारा जो घर का ऑल इन ऑल मेंबर होता है, जो बेटा बोलता है हाँ हाँ बहुत अच्छा हो गया, काम हो गया। उसी तरीके से माइंड भी है जो बोलता है कि हाँ क ही आया है और कुछ नहीं आया है, अब सुन लिया हमने। तो ये जो है ना, आपका आंतरिक कण की एक पूरी लाइनिंग दिखाई गई है इसको निकाल करके, और ये ईयर ड्रम का काम कर रहा है, ठीक है। और सॉरी, ये जो बाहरी कान है आपका, सॉरी एक मिनट फिर से बता देती हूँ, ये तो आपका बाहरी कान देख रहे हो आप। इसी तरीके से जो अंदर में हवा जा रही है या आवाज जा रही है, ये अंदर में पाइप के थ्रू इंटर किया, ये ईयर ड्रम है, और इस तरीके से अंदर में आपकी हवा जाती है। ईयर ड्रम को देखो फिर से यहाँ पे दिखा दिया गया है कि अंदर में एक कीप जैसी लगी हुई है, और एक पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एज लाइक अ फनल। ऊपर वाला पार्ट जो आपका कान दिखता है, ये मानव कान है। ये पूरा पढ़ोगे तो बहुत सारा पता चलेगा। ज्यादा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाना नहीं है हम लोग को, क्योंकि उतना पढ़ना भी नहीं है। हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली, कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह पटक को क्षति पहुंचा सकती है। ये पटक क्या है, ये वाला पार्ट, ये जो एकदम प्यारा सा लग रहा है ऐसा बना हुआ भाग, ये पटा है। ये क्या है, इसकी वजह से जब आप किसी चीज से, नुकीली चीज से, धारदार चीज से या सॉलिड चीज से जब खुदेते हो, तो इसी पटा पे जो है ना एक तरीके से चोट लग जाता है और ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। हमें ना इसे ही कान का पर्दा कहते हैं क्या? हाँ मैम इसे ही कान का पर्दा कहते हैं ना सामान्य हाँ, भाषा में? कान का पर्दा भी उसी बोलते हैं, कर्णपटा भी बोलते हैं, ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। कान का पर्दा आम भाषा में आप बोलते हो कान का पर्दा। तो इसको क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की जो शक्ति है कम हो जाती है। यही कारण है कि बहुत बच्चे थोड़ा कम सुन पाते हैं, ठीक है। कंपन का आयाम, आवर्त काल तथा आवृत्ति, ये तीनों चीज इसमें पाए जाते हैं, आपको ध्यान देना है। अब कंपन का आयाम क्या होता है, आवर्त क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है, उसको समझना है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। जैसे बर्तन जो इधर उधर गति कर रहा था वो कंपन कर रहा था। इस गति को हम दोलन गति भी कहते हैं, क्योंकि एक जगह पे वो बैठा है मान लो, फिर थोड़ा देर के लिए इधर आया ये वाला पार्ट, और फिर थोड़ा देर के लिए इधर से घुसक के इधर गया, तो ये एक दूसरे से इधर उधर जो गति कर रहा है, ये जो गति हो रही है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम दोलन बोलते हैं। और दोलन, इसको तो हम दोलन करना कहेंगे, और इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहेंगे। अब पिछली कक्षा में दोलन गति के बारे में और आवर्त काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकंड में जितना दोलन हुआ है, एक सेकंड में जितना दोलन हुआ है, उन दोलन की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। याद रखिएगा कि एक सेकंड में जितना दोलन उत्पन्न होता है उस टोटल दोलन को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, जिसका जो सिंबल होता है HZ होता है। तो आवृत्ति का मात्रक भी कई बार मैच इन द फॉलोइंग में पूछ लेता है। HZ जो है आवृत्ति का एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। एक आवृत्ति जो है लगभग प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? एक सेकंड में कितना दोलन पूरा कर रही है? 20। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, बोलो? 20 आवृत्ति होती है हर्ट्ज। हाँ सही बोल रहे हो। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप उनकी सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। कई बार जो ध्वनि उत्पन्न होता है आप सुन के भी बता देते हो कि ये कौन सी ध्वनि है, किसकी ध्वनि है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जितने भी दोस्त हैं, अगर आपको उनका आवाज, अगर जैसे मैं बोलूं कि अभी कोई एक बोलो, फिर मैं बता दूंगी कि वो किसकी आवाज थी, क्योंकि हम उससे परिचित है। तो वही बोल रहे हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित यानी कि जान पहचान की ध्वनियों को भी पहचान पाते हैं।
यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हों। अब आप सभी मान लो बारी-बारी से आवाज़ करते हो, तभी मैं पहचान जाऊँगी, क्योंकि आप सबका जो आवाज़ है वो अलग-अलग है, भिन्न है एक-दूसरे से। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक हैं जो इन्हें भिन्न बनाते हैं? क्या ऐसी क्वालिटी है जो आप सबकी आवाज़ को डिफरेंट बना रही है? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? तो ये जो आयाम और आवृत्ति है, ध्वनि का 2 महत्वपूर्ण गुण है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसी की वजह से कहीं न कहीं हम जो डिफरेंसेस है उसको समझ पाते हैं कि सबका आवाज़ का जो आयाम है, आवृत्ति है, वो अलग-अलग है। प्रबलता और तारत्व क्या होता है? अभी तक आप समझ गए, जो आपका 1 सेकंड में जितना भी दोलन होता है उसको आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद प्रबलता क्या होती है, तारत्व क्या होता है? तारत्व को पिच बोलते हैं, प्रबलता को लाउडनेस बोलते हैं। कि किसकी तेज किसकी आवाज है, लाउडनेस तथा पिच। एक धातु का ग्लास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीरे से ग्लास के किनारे से टकराइए। इस तरीके से आपको टकराना है। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब ग्लास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। अब आपको क्या करना है कि चम्मच से जोर से मारना है, ठीक है। थर्मोकोल की गेंद कंपनमान गिलास को स्पर्श करते हुए, ये जो छोटा सा थर्मोकोल का जो गेंद है वो इस पे आवाज करता है, वो, और एक चम्मच से जोर से आप मारते हो, वो दोनों का जो आवाज है वो अलग लगेगा। यहाँ पे ये छोटी सी थर्मोकोल इन्होंने लगाई है, थर्मोकोल के थ्रू ये आवाज सुन रहे हैं, और दूसरी बार चम्मच से पीटने को इन्होंने कहा है। तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? जब आप एक बार तो थर्मोकोल का जो ये छोटा सा गोली लगाए हो बेटा, आप इससे सुन रहे हो, ये क्या है, धागे से लटका हुआ एक थर्मोकोल का छोटा सा गोली ही है जिससे आप आवाज कर रहे हो, उससे क्या आप आवाज सुनोगे। और दूसरी बात, एक बार चम्मच से जोर से आघात करना है। दोनों समय जब आप आघात किए हो तो किसकी आघात ज्यादा प्रबल है, ज्यादा तेज है। अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद टकराइए। फिर से आपको ये काम करना है, गिलास को कंपित कराइए, और उस गिलास को कंपित कराना है छोटी सी गोली से। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। जब आप इसको टकराओगे, इस छोटी सी गेंद को इससे, तो देखोगे कि फिर ये रिवर्स में लौट करके, ये जो बॉल है रिवर्स में लौट के यहाँ तक आएगा, क्योंकि वो जो हल्का है ये भारी सतह से टकराया तो फिर थोड़ा तो दूर जाएगा ही जाएगा। कितनी दूर तक जाती है वही विस्थापन हुआ, कि कितनी दूर तक जाती है। गेंद का जो विस्थापन है गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ये गिलास में कितना कंपन हुआ उसके आयाम का माप क्या है, कि जितनी दूर गेंद गया है वही गिलास के कंपन का माप है। ये याद रखना है, याद करने वाला थोड़ा थोड़ा पॉइंट है इस चैप्टर में, आसान नहीं है। ध्वनि की प्रबलता यानी ध्वनि का जो लाउडनेस है इसके आयाम पर निर्भर करता है। ये जितना आयाम हुआ, ग्लास का जो कंपन का आयाम था, उसी पे ध्वनि की जो प्रबलता है, लाउडनेस है, वो डिपेंड करता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी, तेज होगी। तो आयाम जितना अधिक, आयाम को आप बढ़ा रहे हो, आयाम अगर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, प्रबलता भी बढ़ रही है, यानी कि लाउडनेस भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ेगा। आयाम जितनी अधिक है तो प्रबलता भी, 1 मिनट साफ से लिख देती हूँ, तो आयाम जितना अधिक होगा, रखना है आप लोगों को। जब आयाम कम होता है तो आपकी ध्वनि जो है ना मंद होती है। जैसे जैसे आप इसको डाउन करोगे दोनों डाउन हो जाएगा। आयाम और प्रबलता एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। आयाम अधिक, प्रबलता अधिक, आयाम कम, प्रबलता कम। और लाउडनेस उसी को बोलते हैं। लाउडनेस का मतलब होता है, यानी कि जोर से मान लो कोई बोल रहा है तो वो उसकी लाउडनेस है, यानी कि तेज सुनाई देगा। और धीरे कब सुनाई देगा, जब आयाम कम हो जाएगा तो एकदम मंद ध्वनि सुनाई देगी, सुनाई नहीं देगी, ऐसा लगेगा कभी कभी। अब ग्लास को क्या करना है, पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात करना है। चम्मच ले लो और उस ग्लास को पहले धीरे से आवाज करना, फिर तेजी से आवाज करना। अब दोनों स्थितियों में गिलास की कंपनों की आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में आयाम अधिक है, बताओ कब आयाम अधिक होगा। ये लास्ट लाइन को पढ़ के बताओ कि आयाम जो है आप कब अधिक होगा, जब आप धीरे से आघात किए हो ग्लास पे या जोर से आघात किए हो तब। जोर से करने पर। जब आप जोर से किए हो, बहुत अच्छा, जब जोर से किए हो आघात तब जो आयाम अधिक है, तो आयाम अधिक है तो क्या अधिक होगा, प्रबलता। प्रबलता अधिक आयाम अधिक होगी। है, इसका मतलब प्रबलता अधिक है। तो प्रबलता जब ज्यादा होगी तो आवाज कैसी सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी या धीरे, तेज सुनाई देती। हाँ बहुत अच्छा, तेज सुनाई देगी। अब यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया है। 1 मिनट। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के समानुपातिक होती है। यानी कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो किसके समानुपातिक होती है, आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम 2 गुना हो जाएगा तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाएगी, तो समानुपातिक होता है, इसलिए बोला गया है। प्रबलता को हम लोग, यानी लाउडनेस है ध्वनि का, उसको हम लोग डेसिबल में काउंट करते हैं।
अलग-अलग तरीके का यहाँ पे डेसिबल उसका आवाज़ और डेसिबल दिया गया है। सामान्य जो आप साँस लेते हैं, वो 10 डेसिबल होता है। धीरे-धीरे कोई फुसफुसाता है आपस में तो 30 डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत जब आप करते हैं तो 60 डेसिबल की आवाज़ आती है और जब यातायात ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो 70 डेसिबल। औसत जो आवाज़ है 80 डेसिबल और इससे अधिक की आवाज़ जो है ना मनुष्य सुन पाने में सक्षम नहीं है। अगर सुनता है तो कान का जो पर्दा है, चदरा भी बोलते हैं, कान का चदरा फट जाएगा। ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है, अभी तक समझ चुके हैं। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है। जाहिर सी बात है, यहाँ तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है। जहां भी नहीं समझ में आएगा प्लीज मीनू, आयशा, महनाज आप सब पूछ लीजिएगा। मीनू आपसे पूछना था, अब आपको समझ में आया? यस मैम। सबसे ज्यादा कहाँ पे आवाज सुनाई देगा? किस माध्यम में? ठोस में, द्रव में या गैस में? यानी हवा? कहाँ पे? ठोस में। हाँ, ठोस में। और सबसे कम बेटा? गैस में। हाँ, बहुत अच्छा। गैस को हवा भी बोल सकते हो आप। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, यानी एक छोटा बच्चा है और एक बड़े पापा ले लो उनके, उन दोनों की आवाज का तुलना कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हो, जितनी ही तेज क्यों ना हो, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता आपको देखने को मिल जाएगी। मान लो कि बेटे ने भी उतनी तेज से बोला और बाप ने भी उतनी तेज से बोला, है ना? मैं चकित हूं कि मेरी आवाज मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। ये बूझो। अब चिंतित इस बात से है कि इनका जो आवाज है वो इनके अध्यापक से क्यों भिन्न है, क्यों अलग है, क्या चीज है दोनों की आवाज को डिफ्रेंशिएट कर रही है। आवृत्ति जो है ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। तीक्ष्णता या तारत्व का मतलब होता है कि आपकी पिच को डिसाइड करती है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 प्रति सेकेंड में दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। अगर आवृत्ति ज्यादा है तो तीखा ध्वनि है। तीखा मतलब कर्कशा ध्वनि। एक मधुर ध्वनि होता है, एक कर्कशा ध्वनि होता है जो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है ना? आवृत्ति और तारत्व दोनों एक साथ चलते हैं। इस चीज को, आवृत्ति कम है तो तारत्व कम होगा, अगर आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व अधिक होगी, पिच हाई होगी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। यानी जो आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी एक साथ चलते हैं, आयाम और प्रबलता एक साथ चलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, ये आवाज कर रहे हैं, है ना? और यहाँ पे ये बच्चा कुछ कर रहा है। आवृत्ति जो है ना ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है। आवृत्ति किस पे डिपेंड करती है? तो तारत्व पे डिपेंड करती है। और तारत्व किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आवृत्ति के कारण, है ना? तो ये आपसे पूछता है कि आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारण, यानी तारत्व के निर्धारण में किस चीज को जरूरी होता है, कोई चीज क्या आवश्यक है? तो तारत्व निर्धारित करता है आवृत्ति, क्योंकि दोनों पैरेलल चलते हैं। ठीक है, ये वाला फैक्ट भी देख लेना। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपन होता है, ठीक है, इसलिए हम कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और जैसे कि धीरे अगर मंद आवृत्ति से आपका जो ढोल है वो कंपन होता है तो कम पिच की जो है ना ध्वनि उत्पन्न होगी और आपको धीमा सुनाई देगा। दूसरी ओर सीटी की जो आवृत्ति अधिक होती है, सीटी अगर कोई बच्चा बजा रहा है तो उसकी आवृत्ति अधिक है और इसलिए जो अधिक तारत्व की वो ध्वनि उत्पन्न करता है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर का जो दहाड़ है उसका तारत्व मंद होता है। ठीक है, तथापि शेर की जो दहाड़ अत्यधिक प्रबल होती है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। प्रबल का मतलब है ज्यादा एकदम फोर्स वाला जो आवाज होता है, शेर का दहाड़ होता है, लाउडनेस ज्यादा होता है, और पक्षियों की जो लाउडनेस है वो कम होती है। आप प्रतिदिन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से छाट लीजिएगा, जो आप जो भी चीजें बताएं कि ढोल जो है मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी जो है उसकी आवृत्ति अधिक होती है, यही कारण है कि आवृत्ति अधिक होने से उसका तारत्व अधिक हो जाता है और वो बहुत उसकी अपेक्षा वो तीक्ष्ण सुनाई देता है। ठीक है, आप प्रतिदिन बच्चों तथा आवाजें सुनते हैं। हाँ जी, हाँ मट्ठा बोल रही है ना। ठीक है, क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? सबका आवाज़ अलग-अलग होता है, ये तो जाहिर सी बात है। क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की जो आवाज़ है, वो उसकी आवृत्ति, जो बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति थी, दिख रहा है? बच्चे की जो आवाज़ की आवृत्ति है, वो किसी भी एडल्ट की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है। इसी तरह से जो बच्चा का जो आवाज़ है वो काफ़ी आपको तीखा जैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ बड़ा लगेगा, बहुत साउंड वाला, लेकिन वैसा होता नहीं है। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, आवृत्ति जिसको बोलते हैं, और बड़े की जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होती है बच्चे की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वन लाइनर दे करके फंसाने की कोशिश कर सकता है। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। यही कारण है जब महिला बोलती है ना, तो कहीं पड़ोस में भी वो बोल रही हो तो ऐसा लगता है जैसे झगड़ा कर रही है। यही कारण है कि कहीं बगल में भी वो अगर बात कर रही है तो आपको तुरंत सुनाई दे देगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, साथ साथ अधिक तीखी होती है। ये किसकी बात की जा रही है? महिलाओं के बारे में बोली जा रही है।
श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ। श्रव्य का मतलब है वैसा साउंड जिसे आप सुन सकते हैं, और अ लगाने का मतलब है नहीं सुन सकते हैं। ऐसा ध्वनि जिसको आप सुन सकते हो, नहीं सुन सकते हो, विन ध्वनियों के बारे में पढ़ना है। 2 टाइप की ध्वनियाँ होती हैं जिनको बोलते हैं, पहले को श्रव्य बोलते हैं, दूसरे को अश्रव्य बोलते हैं, याद रखिएगा। ऐसी ध्वनि जिसको आप सुन लेते हैं, ये तो आसानी से समझ में आ गया। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तरह का साउंड क्रिएट होता है, बहुत तरह का। कुछ साउंड्स को हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान सुन पाते हैं, उसी को श्रव्य बोलते हैं, जिसकी हमारी कैपेसिटी है इतने डेसिबल तक की। अभी आप लोग पढ़े हो कि 80 डेसिबल तक का जो है ना साउंड आप सुन सकते हो। आगे देखते हैं कैसे बताया गया है। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपनमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपनमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हो। तथ्य यह है कि लगभग 20 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। यानी मतलब सेकंड में अगर 20 कंपन हो रहा है, तो वैसी आवृत्ति वाली, वैसा जो मतलब कंपन है, उस आवृत्ति वाले कंपन को हमारा जो कान है नहीं सुन पाता। और कहाँ से सुन पाना शुरू करता है? ये याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज, 20 कंपन प्रति हर्ट्ज दिया गया है, तो ये चीज याद रखिएगा। सकता है, यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति की ध्वनियां हैं, मानव कान सुन नहीं सकता है। ऐसी ध्वनियों को हम अश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकेंड, यानी कि 20,000 कंपन हो रहा है। यहाँ पे के से 1000 बोला गया है, के का मतलब होता है 1000, इंग्लिश में 1000 बोलते हैं। 20 के लिखा है, समझना कि 20,000 की बात हो रही है। तो यहाँ लिखा है 20,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी से अधिक की आवृत्तियां भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि आप नहीं सुन सकते, और साथ साथ 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ज्यादा की जो आवाज है वो भी आप नहीं सुन सकते। यानी इसके बीच की जो सीमा है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड, उसके बीच तक का सुन सकते हो, लेकिन ना उसके कम सुन सकते हो, ना इससे ज्यादा सुन सकते हो। ना 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हो, इससे कम नहीं सुन सकते, और इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। एक चीज याद रखिएगा। तो अगर हम सुन कैसे सकते हैं, तो यहाँ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की हम जो ध्वनि है वो सुन सकते हैं, इनके बीच का ध्वनि सुन सकते हैं। अच्छे से लिख देंगे नीचे में, वही बताया गया है। यहाँ पे देखिए फिर क्या लिखा गया है। जब कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुछ जंतु हमारे पास है, कुछ एनिमल्स जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि भी सुन सकते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं। जो सीटी मारते हैं पुलिसकर्मी, बहुत ज्यादा आप कहीं भी देखे होंगे, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते। कहने का मतलब ये जो उच्च आवृत्ति की जो ध्वनियां हैं, एक 20,000 हर्ट्ज से अधिक की, वो कुत्ता तो सुन सकता है लेकिन मानव नहीं सुन सकता। जाने माने परस्रव ध्वनि, जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं हम लोग। अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है? जब बेबी होता है, नॉर्मल बेबी होता है माँ के गर्भ में, तो उसकी आवाज डॉक्टर कैप्चर कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो वो बताते हैं कि अभी मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो बिकॉज वो सारी चीजें सुन पाते हैं। अल्ट्रासाउंड ध्वनि है, साउंड का मतलब है ध्वनि, अल्ट्रा मतलब पराश्रव्य होगा, और साउंड का मतलब ध्वनि होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों टर्म दिया गया है, अल्ट्रासाउंड। उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए उपयोग होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर काम करता है, जिसे हमारा कान नहीं सुन पाता है। ठीक है, इसलिए जब किसी भी अगर आप चाहे तो इसको आराम से कहीं नेट से भी देख सकते हो कि कैसे अल्ट्रासाउंड होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अपना नॉलेज इन्हांस करने के लिए, गलत चीज़ों में जाने के लिए नहीं। फिर देखोगे डॉक्टर वहाँ से कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं कान में, जिसकी हेल्प से वो सुन पाते हैं। और साथ साथ जब वो कुछ अल्ट्रासाउंड होता है तो वहाँ पे भी कुछ केमिकल वगैरह यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से वो सुन पाते हैं। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का जो रेंज होता है, यानी मानव कान की जो सुनने की फ्रीक्वेंसी है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही है। याद रखिएगा इस चीज को। इसका अर्थ यह हुआ कि हम केवल 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के इसके आर पार नहीं सुन सकते। इसके इधर नहीं सुन पाओगे, और ना ये जो 20,000 हर्ट्ज है ना, इसके इधर सुन पाओगे। ठीक है, इसके बीच का ध्वनि आप सुन पाएंगे। उसी को हमने बोला क्या, शोर तथा संगीत। शोर क्या होता है, संगीत क्या होता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अब अगर आपसे पूछेगा कोई कि श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं और अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, आई थिंक आप सब बता दोगे। वो हम लास्ट में रिवीजन करते हैं, जो लोग रहेंगे वो उनसे पूछेंगे। ठीक है, अब अपने चारों और विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। हम प्रत्येक दिन बहुत तरीके का आवाज सुनते हो। क्या ध्वनियां जो है हमेशा सुखद होती हैं? नहीं होती है सुखद, क्योंकि कोई बार बार डीजे चला रहा है, बहुत लाउड साउंड में चला रहा है, तो आपको बहुत इरिटेटिंग लगेगा।
कोई झगड़ा कर रहा है तो वो भी आपको इरिटेटिंग लगेगा कि आप उस झगड़ा कर रहा है, ठीक है अपने घर में कर लो, लेकिन उस झगड़े की आवाज़ की वजह से किसी और की लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, तो कहीं न कहीं ये मतलब है कि वो हमारे लिए सुखद अनुभव नहीं है, ये सुखद नहीं है। क्या ध्वनि कभी-कभी आपको कष्ट पहुँचाती है? जब आप एक सीमा से जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जहाँ तक आपको सुन पाना है, उससे ज़्यादा का ध्वनि आप देखते हैं ना या सुनते हैं तो अपने कानों को आप बंद कर लेते हैं। इट मीन्स कि आपको कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ प्यारा-सा साउंड वाला म्यूज़िक चला लो, गाना चला लो अरिजीत सिंह का, आपको अच्छा लगेगा। बट अगर कोई वैसा चला लो जो लगेगा एकदम अजीब-सा, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए आपके आस-पड़ोस में निर्माण काम चल रहा है। अब मेरे ही आस-पास दिन-रात किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग है या कुछ भी है, तो दिन-रात वो जो मसाला बनाने वाला मशीन आता है ना, घें आवाज़ निकालता रहता है सीमेंट-विमेंट बालू डाल के, वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है सच पूछो तो। पता नहीं आपको लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? मुझे तो नहीं अच्छी लगती। क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? नहीं अच्छी लगती। सच पूछो तो नहीं अच्छी लगती, बट हाँ, जो धीरे चलो ठीक है, ज़रूरी है तो इनका बजना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें यातायात के समय इनका जो साउंड है अलर्ट करता है, तो ये ज़रूरी है। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। जो भी साउंड है जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसको हम शोर बोलते हैं। हिंदी में हम उसे शोर बोलते हैं, याद रखिएगा। शोर किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसी अप्रिय ध्वनियाँ जो हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, अप्रिय मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते, उसे ही शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को भी हम शोर ही बोलेंगे, क्योंकि ठीक है मैंने बारी-बारी से क्वेश्चन पूछा, तो अब किसी मेहनाज ने बताया, फिर आयशा ने, सब बारी-बारी से बता रहे हो, बट एट द सेम टाइम सब स्टार्ट हो जाओ तो थोड़ा-सा अजीब लगेगा, ठीक है? उसी को शोर बोलते हैं। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं, जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाइए, कितना प्यारा लगता है, उसका साउंड भी सुन के अच्छा लगता है। उसको हम एक तरीके से अच्छा ध्वनि बोल सकते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है, जैसे कि हारमोनियम का बजना, गिटार का बजना, सितार का बजना, गिनतारा का बजना, ठीक है? तो सुस्वर का मतलब होता है सुर लग गया, इसका मतलब सु का मतलब होता ही है, कहीं भी किसी हिंदी वर्ड में सुर लग गया हो तो वो अच्छा माना जाता है, अच्छा एक तरीके से। तो कैसी ध्वनि? सुस्वर का मतलब है वैसा स्वर, वैसा आवाज जो अच्छा हो, जो प्रिय लगे आपको, स्वर के साथ निकल रहा है, ठीक है? तो सुस्वर ध्वनियाँ कानों को सुखद लगती हैं। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुस्वर ध्वनि कहते हैं। सितार के तार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। अब देखो बगल से आवाज आ रही है, वो मुझे इरिटेटिंग लग रही है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। तो कहने का मतलब सुस्वर ध्वनि वैसी ध्वनियाँ हैं जो हमारे कानों को प्रिय लगती हैं। वो अगर एग्जाम्पल में बताना है तो और क्लियर हो जाएगा, जैसे सितार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि, हारमोनियम के द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ठीक है? लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी ये संगीत रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मान लो कि बहुत तेजी से कोई डमाडम कहीं पर डीजे चल रहा है, एकदम लगेगा कि इरिटेटिंग, वो एक जगह को नहीं पूरे गांव को इरिटेटिंग बना देगा अगर ऐसा चल रहा है बहुत लाउड वॉइस में। ऐसा खास के विलेज एरिया में हमने देखे हैं, ज़्यादा होता है, शहरों में भी होता है। ध्वनि प्रदूषण, अब ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण कोई भी प्रदूषण का बहुत सारा टाइप्स होता है। अगर आपसे पूछे बेटा कि प्रदूषण कितने हैं, कभी भी ऐसे लिखने के लिए आए, कभी भी इस पे कुछ भी आ जाए, डिबेट हो, कुछ भी हो, तो प्रदूषण का बहुत सारा टाइप है। आप लिखेंगे, ये नहीं बोलेंगे प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ठीक है? ध्वनि प्रदूषण का मतलब आपको कोई प्रदूषण पूछ ले तो आपको ये नहीं बताना कि 1 टाइप का प्रदूषण है, 3 टाइप का प्रदूषण है ना? इसके 3 प्रकार होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और थल प्रदूषण। प्रदूषण का बहुत सारा आज के डेट में बहुत सारा काइंड है, आपको पता होना चाहिए। एक एरो देके ऐसे-ऐसे करके लिखना, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप हैं। जल प्रदूषण लिख देना, ठीक है? वायु प्रदूषण लिख देना, ऐसे कोई पूछे तो फिर ध्वनि प्रदूषण लिख देना। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से प्रदूषण का बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा। फिर उसका जल हो गया, वायु हो गया, ध्वनि हो गया, और भी चीज़ें प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण भी होता है, मिट्टी का प्रदूषण भी होता है ना? बहुत सारी चीज़ें प्रदूषित होती हैं अगर आप ध्यान से सुने तो। तो आप इस तरीके से सब चीज़ों के बारे में बताएँगे, आप फिक्स नहीं करेंगे अपना एरिया कि हाँ, यही प्रदूषण होता है, इतना ही होता है। ये वहीं पे आपका दिमाग का सोच खत्म हो जाएगा और एग्जामिनर उसी तरीके से उसको चेक करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण इधर मेनली देखा जाए तो किसी भी चीज़ में एक सीमा का बढ़ जाना, एक जितना ज़रूरी है उस सीमा से ज़्यादा जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं, उसी को प्रदूषण बोलते हैं। जैसे जल में अवांछित चीज़ों का मिल जाना, अवांछित मतलब जो अननीडेड चीज़ें हैं, जो ज़रूरी नहीं है पानी में। जैसे मान लो कि केमिकल्स,
हाँ, बहुत ज़्यादा गाद, तो ये सब चीज़ें जब ज़्यादा हो जाएँगी, तो कहीं न कहीं ये पानी को खराब कर देंगी, इसकी क्वालिटी को। उसी तरीके से ध्वनि में क्या है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड साउंड का उत्पन्न होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण का मतलब है बहुत ज़्यादा हवा में केमिकल्स की मात्रा, साथ-साथ धूल कण की मौजूदगी होना। जो धूल होता है, कण होता है, जो दिन-रात देखो कहीं पे प्रोजेक्ट बन रहा है, ख़ास के जो गुरुग्राम का एरिया है, जो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका है, उधर बहुत सारा डेवलपमेंट कार्य चलता रहता है, दिन-रात धूल उड़ता रहता है। तो इसी वजह से जो धूल और गंदगी है, यानी कि जो भी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें हवा में मिल रही हैं, वायु में मिल रही हैं, उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। जनरली इन द सिंगल सेंस हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ में बेकार चीज़ों का उत्पन्न होना या बेकार चीज़ों की उत्पत्ति ही कहलाती है प्रदूषण। तो आप इस तरीके से सारे एरिया को कवर कर सकते हैं अगर नॉलेज है तो। अब चले आते हैं यहाँ पे अपने पॉइंट पे। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं, हम सब जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों यानी कि अनवांटेड गैसें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए, कितना परसेंट, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 78% आपका नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है इतना, फिर उसके बाद 21% आपका ऑक्सीजन है, बाकी जो चीज़ें बची एकदम स्मॉल अमाउंट में, जैसे आर्गन, जेनॉन, ये सब गैसेज हैं। तो आपको इतना सीमा से ज़्यादा, इस लिमिटेशन से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया तो वो हमारे वायु को प्रदूषित करेगा। साथ साथ इसी तरीके की अनवांटेड गैसेज हैं जो जरूरी नहीं है, और कुछ धूल कण, वो उसकी उपस्थिति ही वायु प्रदूषण कहलाती है। पता चल गया वायु प्रदूषण किसे कहते हैं आसानी से। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि, मतलब एक लिमिट से ज्यादा, जैसे आप शोर जितना बर्दाश्त कर पा रहे हो, ठीक है, उससे ज्यादा जो अवांछित ध्वनि है उसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यहां तक हो गया। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। लाउड स्पीकर, बहुत सारी मशीनें, है ना, पटाखा, है ना, दिया भी है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है वाहनों की ध्वनियां, बहुत सारे व्हीकल्स जो है ना बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, और जब रोड पे सारे ट्रैफिक लग जाती है तो सारे जब ज्यादा अपनी वाहन की ध्वनि क्रिएट करने लगते हैं तो ज्यादा प्रदूषण होता है। उसके साथ साथ विस्फोट, जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर, है ना, ये सभी चीजें इसके सोर्स है ध्वनि प्रदूषण के। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, कूलर और वातानुकूलक, सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। हालांकि जो आपका कूलर है, कूलर तो थोड़ा सा कम भी साउंड क्लियर करता है, कूलर ज्यादा साउंड क्लियर करता है, और एसी जो है वो थोड़ा सा कम उत्पन्न करता है। एसी कम उत्पन्न करता है, कूलर ज्यादा उत्पन्न करता है। दोनों में से आप लोग बताओ कि कौन ज्यादा उत्पन्न करता है, अगर आप थोड़ा ज्यादा जानते कूलर हैं। करता हूँ। हाँ, ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां है? हर चीज का प्रोज और कॉन्स होता है। अगर वो अच्छा है तो आपके लिए सुखदायी है, अदरवाइज वो एक्सेस हो गया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की जो अधिकता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? किसी भी चीज के प्रदूषण से, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आप बता सकते हो, पहले आपने डिफाइन कर लिया कि पॉल्यूशन किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण कैसे होता है, फिर आप स्टेप बता दिए, उसका सोर्स बता दिए, ठीक है। फिर आपको सोर्स बताने के बाद अगर आपको मैं बोलूं कि आप बताओ कि इससे क्या हानियां हैं, क्या प्रॉफिट है हवा का और क्या इसका लॉस है, ये भी बताना है आपको, लाभ और हानियां दोनों बता देनी है। उसके बाद फिर कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन भी देना है और कंक्लूजन भी लिखना है। तो ये सभी चीज़ों से, वायु प्रदूषण से आजकल जो ये जो टीबी है, साथ अस्थमा है, ये जो बीमारियां हैं, लंग्स की प्रॉब्लम, ये सब आसमान के लेवल पे फैल रही, बहुत तेजी से फैल रही हैं। उसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण से भी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो रही हैं सामने, जैसे कि अनिद्रा, ज़्यादा स्ट्रेस, जिसको आप ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, चिंता करना तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की जो क्षमता है अस्थायी यानी कि टेम्पोररी तथा परमानेंट रूप से कम हो जाती है। जब आप कभी भी लगातार हमेशा हाई लाउड साउंड के मतलब आसपास रहते हो या उसके संपर्क में रहते हो, तो आपकी जो सुनने की जो क्षमता है थोड़ी देर के लिए खराब हो सकती है, और कभी कभी ये परमानेंट तौर पर ही चली जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने का भी बहुत सारा उपाय है। आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि का जो स्रोत है, सोर्स है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। या कैसे किया जा सकता है, देखते हैं थोड़ा कैसे किया जा सकता है। इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों, जो भी आपका जो हेलीकॉप्टर वगैरह है, जो एरोप्लेन है, उसके इंजन ध्यान से देख लीजिएगा। यातायात का जो ही साधन है, उसके जो वाहन है, वो जो इंडस्ट्री में यूज होने वाली मशीनें हैं, उनकी बात की गई, तथा घरेलू उपकरण तो आप समझ गए, वॉशिंग मशीन बोला किसी बच्चे ने, साथ साथ मिक्सर ग्राइंडर, कूलर, ये सब आ जाएगा। में रॉ शामक युक्तियां, साइलेंसर लगाना चाहिए, है ना। साइलेंसर लगाने से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण थोड़ा कम हो जाएगा, अधिकांश तौर पे कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और आपको ये जो ध्वनि प्रदूषण है इसको कम करने में सहायता मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि साइलेंसर को आप लगा लो।
ठीक है? बहुत सारे जो गाड़ियाँ आप देखे होंगे कई बार आपके सामने से उड़ती हैं, लगता है ज़ोर से आवाज़ करती हुई निकल गई। उनका मकसद लगता है कहीं चलाना नहीं, आवाज़ ज़्यादा उत्पन्न करना रहता है। और हाँ, मसरूफ़ा बोलिए बेटा। यहाँ पे आ जाओ। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? वैसे एरिया जहाँ पे घर बने हुए हैं, जहाँ लोग रहते हैं, पब्लिक एरियाज़ एक तरीके से आप बोल सकते हो, वहाँ पे आप कैसे नियंत्रित कर सकते हो? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। जो कोई भी इस तरीके का गतिविधि हो रहा है, जो ध्वनि उत्पन्न करता है, उस तरीके का जो एक्टिविटी है, सपोज़ इट कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो जो आवासीय इलाके हैं, वहाँ से दूर उनका काम संपन्न होना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल वर्क है कोलकाता वगैरह में, वो तो देखोगे मेन जो रेसिडेंशियल एरिया है उससे दूर संचालित किया जाता है। तो इसको आप चाहो तो घर वाले इलाके जहाँ पब्लिक रहती है वहाँ से दूर संचालित कर सकते हैं, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। बहुत सारा ऐसा जो वाहन है उसका जो हॉर्न है उसका कम से कम यूज करना चाहिए। कई बार अनावश्यक तौर पे भी लोग उसको बजाते रहते हैं। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए, जिससे आपको एंजॉय कर रहे हैं, आप उसका लाभ ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज किसी को उसका नुकसान ना हो और एक्सेस भी नहीं अच्छा लगता साउंड, तो उसको कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ और लगाने से क्या होता है ना, जो रेसिडेंशियल एरिया है, जो भी कोई रोड है, कहीं पे भी अगर आप पेड़ लगाते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। कैसे क्या करते हैं ना, पेड़ जितनी भी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उसको आवाज़ तक नहीं पहुँचने देती, वो एब्जॉर्ब कर लेती है ध्वनि को भी। हमारा जो पेड़ है वो सोचिए कितना फ्रेंडली है हमारा जो ट्री है, जो पेड़ है, जो पौधे हैं, कितना हेल्पफुल है। वायु प्रदूषण भी कम करते हैं, जल प्रदूषण में भी हेल्पफुल है, ध्वनि प्रदूषण को भी कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब सोच सकते हो कि कितना फायदा है पेड़ लगाने का, जिससे कि ध्वनि जो है आवासों तक ना पहुंच पाए। इसलिए खास के सड़कों के किनारे और किसी भी रोड पे, भवन के किनारे आप पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, अब चले आते हैं ध्वनि क्षति श्रवण शक्ति क्या होती है। श्रवण शक्ति हमारे हमारी जो सुनने की एक शक्ति होती है जिसको हम श्रवण। कठिन स्वर्ण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। वैसे बच्चे जो आसानी से नहीं सुन पाते हैं, बहुत परेशानी के बाद थोड़ा बहुत सुन पाते हैं, उनको जो डिसेबल है एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रवण शक्ति का जो एक पैमाना है, माना गया है कि अगर बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो उसको आप एक तरीके से वो डिसेबिलिटी ही है, तो उन वैसे बच्चों को देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा अच्छा देखभाल विशेष जिसको लिखा गया है। ऐसे बच्चे सिंबॉलिक भाषा को, सांकेतिक भाषा को सीख करके प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज आता है जिसमें वो हाथ के मूवमेंट के द्वारा, इशारों के द्वारा आपसे बात करते हैं, क्योंकि वाक शक्ति जो है श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। कोई भी बोलने की जो शक्ति है, जब तक आप कोई भी बोल नहीं पा रहा है तब तक सुनने की शक्ति भी जो है ना विकसित नहीं हो पाएगी। वही बोला गया है कि बोलने की शक्ति जो है ना आपकी सुनने की शक्ति पे ही डिपेंड कर रही है। जब तक अच्छे से आप सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे थोड़ा सा भी, तो आप बोल कैसे पाओगे। वही लिखा गया है, क्योंकि वाक शक्ति जो है श्रवण के परिणाम स्वरूप ही विकसित होती है। तो कई बार बोला जाता है कि अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है तो सुन भी नहीं पाएगा, सुन नहीं पा रहा है तो बोल भी नहीं पाएगा, ऐसा बोला जाता है। इसलिए श्रवण जो असक्ता है से ग्रस्त बच्चे जो है, यानी इस डिसेबिलिटी से जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, कि वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं तो उनकी जो बोलने की जो शक्ति है वो भी दोषपूर्ण हो जाती है। यही मैंने अधिकांश केसेस में सुने हैं कि मैम मतलब जैसे बहुत बच्चों को मैंने सुना है कि वो अगर सुन नहीं पा रहे हैं तो बोलते भी हैं, बहुत लोग की जरूर बोलती भी नहीं होगी, मतलब आराम से जो इस चीज को बोल देते हैं कि वो सुन नहीं पा रहा है, मैम वो बोलती भी नहीं होगी, पक्का आप देखिएगा। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो इसके पीछे रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोलने की जो क्षमता है सुनने की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। जब बच्चा आसपास देखोगे, जब आपको कुछ भी शोर करोगे ना तो उसकी तरफ इंट्रैक्ट होगा, ध्यान देगा, तब वो भी जो छोटा बच्चा अ ब करके आपके साथ ही जिसको बबलिंग करना बोलते हैं वो भी करने लगता है, बच्चा भी देखे हो ना आप लोग। तो कहीं ना कहीं साउंड जो है सुनने के बाद ही आपकी बोलने की जो वाक शक्ति है वो डिपेंड करती है। औद्योगिकीय प्रौद्योगिकीय युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। यानी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी ने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है, ऐसे ऐसे डिवाइस को, जो ऐसे बच्चे हैं जो अपनी सुनने की कैपेसिटी जिनके पास नहीं है, यानी हियरिंग डिसेबिलिटी से वो ग्रसित है, उनके लाइफ में चेंजेज आया है टेक्नोलॉजी की वजह से, जिन्होंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिवाइस बनाए हैं जो हियरिंग डिवाइस है, जो बच्चे कान में लगा के अगर प्रैक्टिस के थ्रू वो उससे सुन पाते हैं और संभव हो गया है, उनका लाइफ थोड़ा आसान हो गया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे बच्चे जो श्रवण शक्ति जिनकी क्षतिग्रस्त है, उनके वातावरण, उनका जो लाइफ है एक तरीके से, उसमें आप चेंज लाने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति ही श्रवण शक्ति को
आपको मजबूत बनाती है। तो आप जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो इस चीज़ को डेवलप करते हैं, ठीक है? वही बोला गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी यस को? सर, यस सर। नहीं मैम, कोई महनाज? डाउट नहीं है। महनाज? महनाज? यस मैम। कहाँ हो बच्चा? समझ में आया?